Assalamu alaikum. So in this video we will discuss some high-yield MCQs from the lower limb of the gross anatomy और इसमें ज़्यादातर क्लिनिकल्स डिस्कस किए जाएंगे ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए कि क्लिनिकल्स को किस तरह इंटरप्रेट किया जाता है। तो सबसे पहले हमारा MCQs है A 42-year-old man is admitted to the emergency department after his automobile hit a tree. तो बेसिकली इसमें इन्होंने पेल्विक फ्रैक्चर हो रहा है और उसको कुछ लेसरेशंस हो रही है। उसके रिजल्ट में अब हमें क्या मिल रहा है? तो ये सारी जो दी होती है ना, हमने जो फिजिकल एग्जामिनेशन से देखा है, वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया कि उसकी डोर्सीफ्लेक्शन, इन्वर्जन ऑफ द लेफ्ट फुट एंड एक्सटेंशन ऑफ द बिग टो आर वेरी वीक। इसका मतलब है इसकी वो नर्व डैमेज हुई है जो कि उन मसल्स को सप्लाई कर रही थी, उन मसल्स की मोटर सप्लाई थी, जो मसल हमारे पास डोर्सीफ्लेक्शन करवाते थे और इन्वर्जन ऑफ द लेफ्ट फुट करवाते थे, उसके अलावा एक्सटेंशन करवाते थे बिग टो की। अब हमने वो वाला आंसर देखना है जो कि ये नर्व ये वाले मसल्स को सप्लाई करते हो, जो कि ये काम करवाते हो। उसके अलावा उसके सेंसरी लॉस भी बताया है, तो हमें सेंसरी लॉस से भी आइडिया होना चाहिए। सेंसरी लॉस जिस जगह का बताया है तो हमें क्यूटेनियस इनर्वेशन आनी चाहिए। क्यूटेनियस इनर्वेशन अगर आपको आती होगी तो आपको आइडिया होगा कि इस जगह का सेंसरी लॉस हुआ है तो कौन सी नर्व डैमेज हुई है। तो डोर्सम ऑफ द फुट, इसमें उधर की सेंसेशन लॉस हुई है। स्किन ऑफ द सोल, तो ये अब आप लोगों ने पढ़ना है। और इसका राइट आंसर क्या है, उसकी रीजन क्या है, वो मैं बताता हूँ। द राइट आंसर इज अल्फा, द लंबोसेक्रल ट्रंक एज अ लीनियर टर्मिनलिस। व्हाई? जो हमारे पास होती है ना, इसमें हमारे पास वेंट्रल रेमस ऑफ L4 का कुछ पोर्शन होता है जो यहाँ पे ट्रंक होती है लीनियर टर्मिनलिस के पास, और हमारे पास वेंट्रल रेमस ऑफ L5 होता है। अब इसमें यानी L4 और L5 आ रही है, तो अब हमारे पास कौन सी नर्व्स है जिसमें ये इन्वॉल्व होंगी? तो ये बेसिकली हमारे पास इन्वॉल्व होती है डीप फेब्युलर नर्व में, जिसकी सप्लाई वैसे तो होती है L4, L5 एंड S1। तो इन्होंने बताया कि इनकी एक्सटेंशन वगैरह वीक हुई है, टू वीक, यानी इसमें कंप्लीट लॉस नहीं हुआ, एक हद तक लॉस हुआ है। तो अब इसमें L4, L5 और S1 इन्वॉल्व होती है डीप पेरिनियल नर्व में, बट हमारे पास डीप पेरोनियल नर्व में, बट अगर हमारे पास S1 डैमेज नहीं हुई तो इसी वजह से हमारे पास अभी भी कुछ ना कुछ यानी वीकली ये प्रोसेसेस हो रहे हैं। अब हमारे पास ये सारे जो आपको पता है कि हमारे पास ये सप्लाई करती है एक्सटेंसर हेल्यूसिस लॉन्गस को, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस को, जिनका मेन फंक्शन ही ये होता है कि एक्सटेंशन करे टोस की और डोर्सीफ्लेक्शन ऑफ द एंकल। और इसके अलावा जो हमारे पास L5 होती है, उस वो रिस्पॉन्सिबल होती है क्यूटेनियस इनर्वेशन ऑफ द डोर्सम ऑफ द फुट की। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे आपको आइडिया होगा कि आंसर है अल्फा, बाकी इसमें से आंसर कोई भी नहीं बनता। अब पेटलर टेंडन रिफ्लेक्स आप लोग सोच रहे होंगे कि क्यों इंटेक्ट है, बिकॉज वो फेमरल नर्व के थ्रू सप्लाई होता है, तो वो इसलिए इंटेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास A 30-year-old male suffered a superior gluteal nerve injury in a motorcycle crash in which the right lower limb was caught beneath the bike. He stabilized in the emergency department. Later, he examined. He exhibited waddling gait and positive Trendelenburg sign. What of the following would most likely physical finding in this patient? तो अब हमने ये देखना है कि कौन सी फाइंडिंग होगी। तो ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। वेडलिंग गेट भी आना चाहिए, वाइवा में बहुत पूछा जाता है, और पॉजिटिव ट्रेडलेनबर्ग साइन ये पूछा जाता है वाइवा में, और इसमें एमसीक्यूज इस तरह आ सकता है। तो अब इसकी हम आंसर बताते हैं और इसकी रीजनिंग। तो इसका राइट आंसर हमारे पास है बीटा। अब इसकी रीजन क्या है? तो बेसिकली जो हमारे पास सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है, सप्लाई कर रही होती है ग्लूटियस मीडियस को और हमारे पास ये ग्लूटियस मिनिमस को। अब अगर ये हमारे पास ये दोनों होते हैं अबडक्टर्स, अगर हमारे पास ये लॉस हो जाते हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा? याद रखना है कि इसके राइट साइड का डैमेज हुआ है। अब ये राइट साइड को जब हमारे पास जोर डालने की कोशिश करेगा, राइट साइड पे खड़ा होने की कोशिश करेगा, तो ऑपोजिट लिम्ब में हमारे पास ये होता है कि ड्रूप हो जाता है जो ऑपोजिट लिम्ब है। यानी अगर वो राइट साइड की उसकी डैमेज हुई है सुपीरियर ग्लूटियल नर्व, वो राइट साइड पे होके खड़ा होना चाह रहा है, तो हमारे पास ये चीज होगी। द लेफ्ट साइड ऑफ द पेल्विक ड्रूप्स और सैग्स व्हेन ही अटेम्प्ट टू स्टैंड विद हिज वेट स्पॉटेड ऑन द राइट लोअर लिम्ब। अगर वो उसकी लेफ्ट सुपीरियर ग्लूटियल नर्व डैमेज होती तो इसी का ऑपोजिट इसका आंसर होता कि अगर वो, यानी हमेशा याद रखना जो चीज डैमेज हुई होगी, जो साइड डैमेज हुई होगी, वो उस पे अगर उस साइड पे खड़ा होने की कोशिश करेगा
तो ऑपोजिट साइड ड्रूप कर जाएगी पेल्विस की। सो इसका ये हमारे पास आंसर हो गया बीटा। नेक्स्ट अब हम देखते हैं एमसीक्यूज नंबर 3। अ 37-year-old male is admitted to the hospital after an injury to his foot while playing flag football with the friends on the Saturday morning. A series of radiographs demonstrate fracture involved talocrular tibio-talar ankle joint है, which joint movements are major one to be affected by the injury. तो अब तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो टिबियो-टेलर जॉइंट है इसमें मूवमेंट हमारे पास होती कौन सी है। So the right answer here is plantar flexion and the dorsiflexion. ये हमारे पास जॉइंट बन कहाँ पे रहा है? ये हमारे पास जॉइंट बन रहा है टिबिया और टेलस के दरमियान में, और ये कौन सा जॉइंट होता है? एंकल जॉइंट। और एंकल जॉइंट पे आपको पता है प्लांटर फ्लेक्शन और डोर्सिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। जो प्लांटर जॉइंट है ना, ये हमारे पास होता है हिंज। जो हमारे पास ये जॉइंट है टिबियो टेलर जॉइंट, ये हमारे पास हिंज टाइप ऑफ साइनोवियल जॉइंट होता है। तो ये सारे एमसीक्यूज है। इसकी मूवमेंट कौन सी इफेक्ट हो रही है? एंकल जॉइंट पे आपने ये है, और तो ये किसके दरमियान में बन रहा है? टिबिया और टेलस के दरमियान में बन रहा होता है, और ये हिंज वैरायटी ऑफ जॉइंट होता है। सो द नेक्स्ट एमसीक्यू, द 16-year-old male received a superficial cut on the lateral side of the foot while playing football and is admitted to the emergency department where the wound is sutured. 4 days later, patient returned to the hospital with higher fever and swollen lymph node. अब हमने बताना है कि कौन से ग्रुप ऑफ लिम्फ नोड इफेक्टेड है। सबसे पहले तो हमने देखना है कि कहाँ पे उसका कट लिया गया। कट हुआ है सुपरफिशियल कट लेटरल साइड ऑफ हिज फुट। तो अब इसके रिलेटेड जो लिम्फ नोड होंगे वो इसका आंसर होगा। तो इस एमसीक्यू में बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताने लगा हूँ। इसका आंसर है, पहले तो आ गया पोप्लीटियल, ये वाले लिम्फ नोड। ये कहाँ पे प्रेजेंट हो गए? आपको पता है लेग, आपके जो पोप्लीटियल फोसा है उधर होते हैं। अब ये जो होते हैं ना, ये फुट से ड्रेन करते हैं, हमारे फुट से ना ड्रेन करके ये पोप्लीटियल आगे किधर फर्दर आगे भी तो इन्होंने ड्रेन करना है ना लिम्फ ने। तो ये फर्दर आगे हमारे पास ड्रेन कर रहे होते हैं डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड्स में। फिर डीप इग्वाइनल नोड्स के बाद ये जाते हैं एक्सटर्नल इलियक नोड में। तो सबसे पहले तो ये हमारे पास जाना होता है पोप्लीटियल में। तो हमारे पास याद रखिएगा कि फुट से पोप्लीटियल में जाता है, कभी भी सुपरफिशियल इग्वाइनल या इंटरनल इलियक नोड में लिम्फ फुट से नहीं जाता। तो फुट का पाथवे याद रखिएगा पोप्लीटियल, पोप्लीटियल के बाद डीप इग्वाइनल लिम्फ नोड, डीप इग्वाइनल के बाद एक्सटर्नल इलियक लिम्फ नोड। तो ये आपका पूरा पाथवे है। नेक्स्ट एमसीक्यू, द 19-year-old football player was hit on the lateral side of his knee just as he put the foot on the ground. Unable to walk without assistance, he is taken to the hospital. अब क्या एमआरआई ने दिखाया है? एमआरआई ने दिखाया है कि उसका मेडियल कोलैटरल लिगामेंट डैमेज हो गया, which structure will most likely to be injured due to the attachment of the ligament. तो हमें पता होना चाहिए कि मेडियल कोलैटरल लिगामेंट की अटैचमेंट किसके साथ होती है, बिकॉज जिसके साथ इसकी अटैचमेंट है वो भी डैमेज होगा। तो राइट आंसर है मेडियल मेनिस्कस। तो आपको पता है मेडियल मेनिस्कस के साथ हमारे पास अटैच हो रहा होता है मेडियल कोलैटरल लिगामेंट। अगर ये डैमेज होता है ना तो मोस्ट लाइकली ये साथ मेडियल मेनिस्कस को लेके जा रहा होता है। तो इसी तरह आपने लेटरल कोलैटरल लिगामेंट देखना, उसकी आप देखेंगे कि एज सच कोई अटैचमेंट नहीं होती। तो देखें जिसके साथ अटैचमेंट होगी ना तो मोस्ट लाइकली वो चीज साथ भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट के साथ मीडियल मेनिस्कस के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ई। So the next MCQ is a 72-year-old woman is admitted to the hospital with a painful right foot. A CT scan reveals thrombotic occlusion of the femoral artery in the proximal part of the adductor canal. Which artery will most likely to provide the blood supply to the leg through genicular anastomosis? तो अब हमारे पास ये आर्टरी की ओक्लूजन हो गया फेमरल आर्टरी की। अब आपको पता है कि इसी आर्टरी ने आगे जाके कन्वर्ट होना था पोप्लीटियल आर्टरी में, उसी ने आगे जाके हमारे पास एंटीरियर टिबियल, पोस्टीरियर टिबियल, और उसने सप्लाई करनी होती है हमारे पास लेग को। अगर हमारे पास ये आर्टरी ही ऑक्लूड हो गया है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि लेग को सप्लाई नहीं जा रही, बट लेग को सप्लाई जानी होती है। तो वो एनास्टोमोसिस के थ्रू जाती है। जेनिकुलर एनास्टोमोसिस अराउंड द नी होता है। इस एनास्टोमोसिस का पूछा जाता है
कि जेनिकुलर एनास्टोमोसिस कहाँ पे प्रेजेंट होता है. सो बेसिकली इट इज प्रेजेंट अराउंड द नी. तो अब आप लोग ने देखना है कि कौन सी हमारे पास लेग को किस आर्टरी के थ्रू अब ब्लड जाएगा. So the right answer is descending branch of the lateral circumflex femoral artery. तो ये हमारे पास बेसिकली ब्रांच होती है जो डीप प्रोफंडस होती है आर्टरी, उसकी ब्रांच है ये, जिसको आप कहते हैं कि प्रोफंडस फेमरस आर्टरी या डीप फेमरल आर्टरी कहते हैं. तो ये हमारे पास डिसेंडिंग ब्रांच जाएगी नीचे को. अब ये डिसेंडिंग ब्रांच नीचे को जाके जो हमारे पास होती है सुपीरियर मेडियल जेनिकुलर आर्टरी एंड द सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर आर्टरी, उसके साथ एनास्टोमोस करेगी. अब एनास्टोमोसिस प्रेजेंट है. एनास्टोमोसिस का फंक्शन ही ये होता है कि वो हमारे पास ब्लड सप्लाई कर देता है. अगर एक ब्लड सप्लाई हमारे पास ओक्लूड हो गया, तो अब इसके थ्रू हमारे पास ब्लड जाएगा लेग में. अदरवाइज हमारी लेग में ब्लड जाता ही ना. तो इस वजह से अगर हमारे पास फेमरल आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो प्रोफंडा फेमरस होती है वो हमारे पास वर्क करती है, जो कि एनास्टोमोस करेगी. और एनास्टोमोसिस जो जेनिकुलर एनास्टोमोसिस है उसकी हेल्प से वो हमारी लेग में ब्लड सप्लाई कर देगी. So the next MCQ is a 75-year-old woman is admitted to the hospital after falling in her bathroom. A radiograph examination revealed extracapsular fracture of the femoral neck. Which artery is most likely to be injured? तो अब हमने देखना है कि कौन सी आर्टरी है जो हमारे पास एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर में डैमेज होगी. So the right answer is Charlie medial circumflex femoral artery. So this medial circumflex femoral artery is basically responsible for supplying the blood to head and neck of the femur. And how it supplies the blood to the head of the femur, या neck of the femur? It's supplied with number of branches that passes under the edge of ischiofemoral ligament. तो ये ischiofemoral ligament के अंडर इसकी ब्रांचेस पास कर रही होती हैं और ये मेडियल सर्कमफ्लेक्स आर्टरी होती है जो कि सप्लाई कर रही होती है. तो एक्स्ट्रा कैप्सुलर फ्रैक्चर जो होता है ना वो हमारे पास फेमरल नेक का, उसके रिजल्ट में ये हमारे पास डैमेज हो रही होती है. तो ये याद रखिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा जाता है. ये हमारे पास नेक को भी सप्लाई कर रही होती है और ये हेड को भी सप्लाई कर रही होती है. A 32-year-old patient received a badly placed intramuscular injection in the posterior gluteal part of the gluteal region. The needle injured a motor nerve in the area. Later, he had greater difficulty in rising the standing position from the seated position. Which muscles was most likely to be affected the injury? तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से मसल्स राइज आपको बैठे हुई पोजीशन से खड़ा होने में मदद करते हैं. फिर एक ये बात पता होनी चाहिए कि कौन सी नर्व सबसे ज्यादा लाइकली डैमेज होते हैं व्हेन यू गिव इंजेक्शन इन द ग्लूटियल रीजन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखते हैं बच्चों को इंजेक्शन दिया ही ग्लूटियल रीजन में जाता है. यानी अगर आप बच्चों को गलत जगह पे इंजेक्शन दे दे, गलत क्वाड्रेंट में इंजेक्शन दे दे, यू आर गोइंग टू डिस्ट्रॉय हिज लाइफ. तो आप लोगों को उसको इंजेक्शन बहुत अच्छे से देना आना चाहिए. आपको एग्जैक्ट लोकेशन पता होनी चाहिए कि नर्व्स की किधर होती है ताकि आप गलत इंजेक्शन ना दें. अगर आपने गलती से गलत क्वाड्रेंट में इंजेक्शन लगा दिया, यू आर गोइंग टू पैरालाइज दैट चाइल्ड. तो दिस इज हीनियस मिस्टेक इन द मेडिकल फील्ड. तो आप लोगों को एग्जैक्ट पता होना चाहिए. So the right answer to this MCQ is gluteus maximus. अब ग्लूटियस मैक्सिमस के फंक्शन क्या होते हैं? इसका ना दो फंक्शन होते हैं. इसका फंक्शन एक तो होता है एक्सटेंशन ऑफ द थाई एंड लैटरल रोटेशन ऑफ द थाई. अब जो थाई की एक्सटेंशन होती है ना वो आपको खड़ा होने में हेल्प करती है और जो फ्लेक्शन होती है थाई पे वो आपको बैठने में हेल्प करती है. तो ये एक पॉइंट ये क्लियर होना चाहिए. तो इसमें एक्सटेंशन हमारे पास डिसरप्ट हो गई है और इसको सप्लाई कर रही होती है इंफीरियर ग्लूटियल नर्व. आपने याद रखना है कि जो सुपीरियर ग्लूटियल नर्व होती है वो हमारे पास मिनिमस इनको सप्लाई कर रही होती है, मिनिमस मीडियस. जो इंफीरियर ग्लूटियल नर्व है वो ग्लूटियस मैक्सिमस को सप्लाई कर रही होती है और ये एक्सटेंशन में इन्वॉल्व होता है. तो यानी जब भी कोई ऐसा मसला हो जाएगा कि अगर आप अपनी सिटिंग पोजीशन से खड़ा नहीं हो पा रहे तो इसका मतलब है आपके जो थाई है उसकी जो एक्सटेंशन है द हिप जॉइंट वो प्रॉपर नहीं हो पा रही और वो ग्लूटियस मैक्सिमस का अगर फंक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा तब हो सकता है. नेक्स्ट एमसीक्यू हम देखते हैं. फॉलोइंग एन इंजरी सफर्ड इन अ सोशल मैच, a 32-year-old female is examined in the seated position
in the orthopedic clinic. Holding the right tibia with both hands, the clinician can press the tibia backward under the distal part of her femur. The left tibia cannot be displaced in this way. Which structure is most likely to be damaged in the right knee? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आप लोग को बहुत अच्छे से आप पता होना चाहिए. तो जो इसका स्ट्रक्चर डैमेज हुआ है वो है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट. आपको ना क्लिनिकल आने चाहिए इंटीरियर ड्रॉवर साइन एंड द पोस्टीरियर ड्रॉवर साइन, बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछे जाते हैं और एमसीक्यूज में भी, एससीक्यू में भी, और इसके अलावा वाइवा में भी बहुत पूछा जाता है. तो इन देखें इसमें वो क्या कर रहा है, जो हमारे पास वो टिबिया है वो बैकवर्ड मूव कर सकता है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता कि आपकी टिबिया को वो फीमर पे स्लाइड करके बैकवर्ड मूव करें. अगर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट हमारे पास डैमेज हो गया देन इट कैन हैपन. और अगर हमारे पास इंटीरियर क्रूशिएट हो गया तो वो इन फ्रंट यानी वो प्रेस नहीं कर सकता था, वो पुल कर सकता था अपनी तरफ को, तो तब इंटीरियर क्रूशिएट होता. यानी इसकी अगर ऑपोजिट सिचुएशन आ जाती तो डैमेज टू द इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता. तो दिस इज अनदर एमसीक्यूज. नेक्स्ट एमसीक्यूज. The news reported that the 50-year-old ambassador received a slashing wound to the upper medial thigh and died from exsanguination in less than 2 minutes. What was the most likely nature of his injury? अब ऐसा क्या हुआ कि उसकी इंजरी से उसकी इवन हमारे पास डेथ हो गई. तो इसके कुछ बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं बताऊंगा आपको. इसका राइट आंसर सबसे पहले हमें पता होना चाहिए है बीटा. A vessel or vessels are injured at the apex of the femoral triangle. तो बेसिकली मीडियल साइड पे हमारे पास थाई में, यहाँ पे हमारे पास आपको पता है फेमरल ट्रायंगल भी होती है और यहाँ पे हंटर्स कैनाल भी होती है. इधर हमारे पास होती है फेमरल आर्टरी, फेमरल वेन, सारी मेजर वेसल्स इधर से पास कर रही होती है जो लोअर लिम्ब को सप्लाई करती है. तो इधर की इंजरी हो जाए और अगर हम टॉर्निकेट ना अप्लाई करें, उधर से ब्लीडिंग को ना रोकें, तो इतनी एक्सेसिव ब्लीडिंग हो जाती है कि पेशेंट चल जाता है हमारे पास हाइपोवोलेमिक शॉक में, एज अ रिजल्ट उसकी डेथ हो जाती है. इसको हम इस वजह से कहते हैं बुचर्स ब्लॉक इंजरी. इसका नाम है सेकंड नाम कि बुचर्स ब्लॉक इंजरी. बुचर्स ब्लॉक इंजरी में बेसिकली यही हो रहा होता है, जब ये वेसल्स जब डैमेज हो जाती है तो एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होता है कि सारा काफी ज्यादा ब्लड लॉस होता है, हाइपोवोलेमिक शॉक, एंड पर्सन इज गोइंग टू डाई इन दिस केस. So the right answer is beta. Next MCQs. So the next MCQs we will discuss in the next video. Next video का link आप लोग description से देख सकते हैं. Thank you very much.